हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे, जहाँ पर फार्मा फील्ड की जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं उनके लिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। बहुत सारी थ्योरी के वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर अपकमिंग रेलवे एंड एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम। अब देखिए, यहाँ पर रेलवे के एग्जामिनेशन की हम काफ़ी लंबे समय से तैयारी करा रहे हैं आपको, पर अभी आपके एम्स के भी फार्मासिस्ट के एग्जाम होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जहाँ पर ईएसआईसी के भी आपके एग्जाम होंगे सेम सीआरई के थ्रू। तो उसमें किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे हमसे, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं अपने इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, द वेरी लास्ट 2 सेट्स ऑफ रिब्स इज कॉल्ड। तो रिब्स के ये जो 2 लास्ट सेट होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स या नन? तो आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन ए, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स किन्हें कहते हैं। ये देखिए, ये जो 1 to 7 रिब्स होती हैं इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। तो इनसे आपके नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तक के रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है 1 to 7 रिब्स को। देन आप देख रहे हैं 8 to 10 रिब्स जो होती हैं इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। और हमारा जो क्वेश्चन था फ्लोटिंग रिब्स, तो 11th और 12th नंबर की जो रिब्स होती हैं, पेयर होते हैं, देखिए दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको पेयर कहा जाता है। इसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ब्रेस्ट बोन होती है यानी जो स्टर्नम होती है उससे ये रिब्स अटैच नहीं होती हैं डायरेक्टली। ये किससे अटैच होती है? देखिए, ये जो वर्टिब्रे होती है बैक साइड पे ही अटैच होती है, बट फ्रंट से स्टर्नम से अटैच नहीं होती। एक तरह का फ्लोट, एक तरह का इस तरह से अपीयरेंस देती है कि ये फ्लोट हो रही है। दैट इज वाई इसका नाम रखा गया है फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसमें से किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन डी, एक्सिस C2 के नाम से जानते हैं सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को। याद किस तरह से आप रखेंगे? तो सर्वाइकल यानी C को डिनोट करता है और सेकंड वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं तो दैट इज वाई इसका सर्वाइकल C2 नाम है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, इसको किस नाम से जानते हैं? वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको जानते हैं एटलस के नाम से। तो ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई। एटलस होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और एक्सिस C2 होती है सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखिए, ये जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है ये एक तरह की यूनिक वर्टिब्रा होती है हमारे स्पाइन में, क्योंकि इस पे एक तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसको कहा जाता है ऑनडोनटॉइड प्रोसेस। एक तरह का नॉट जैसा होता है जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट हमारी वर्टिब्रा है जिसको एटलस के नाम से जानते हैं हम, ये फर्स्ट वर्टिब्रा और पूरा ही हेड जो होता है हमारा वो किसी भी डायरेक्शन में आप देखिए राउंड अपने हेड को घुमा सकते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक्सिस C2 पे एक तरह का प्रोजेक्शन होता है ऑनडोनटॉइड प्रोसेस, जिसकी वजह से ये सारी ही हेड की मूवमेंट पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए थम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। थम इसमें से किस तरह की जॉइंट का एग्जाम्पल है? तो बच्चों देखिए, ये पूरा ही जॉइंट का चैप्टर हम अपने ह्यूमन एनाटॉमी के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें अपलोड कर चुके हैं। अगर अच्छे से आपको जानना है इन सारे जॉइंट्स के बारे में तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उसका लिंक हम दे देंगे आपको। इसका देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि हमारे थम को यानी हमारे अंगूठे को कनेक्ट करता है हमारी कलाई से यानी हमारे व्रिस्ट से। और देखिए, इसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कार्पल्स होते हैं जो हमारे, अगर हम अपने हैंड की बात करें तो ये रीजन जो होता है ये कार्पल का होता है, इसको कहा जाता है मेटाकार्पल। और यहाँ फेलेंजेस होती हैं, तो ये कार्पल और मेटाकार्पल को आपस में एक तरह से यहाँ पर कनेक्ट करती हैं थम को व्रिस्ट से, इसीलिए इसको कार्पटो मेटाकार्पल जॉइंट कहा जाता है। इस जॉइंट की वजह से देखिए बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड होती है। इस तरह का ये जॉइंट बन जाता है और आप अपने अंगूठे को देख सकते हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। वो इसी सैडल जॉइंट की वजह से होता है। पूछ रहे हैं, देखिए द बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट इज। तो मतलब इसमें से ऐसी कौन सी बोन है जो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा वेट कैरी करती है, सबसे ज़्यादा भार उठाती है?
टिबिया, फीमर, फिब्युला या नन ऑफ द अबव? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए। टिबिया ऐसी बोन है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए हमारे लोअर लेग की बोन टिबिया, और यहाँ दूसरी होती है फेब्युला। तो टिबिया की बात कर रहे हैं हम, जो कि इस शरीर का सबसे ज़्यादा वेट उठाती है, जिसको शिन बोन के नाम से भी हम जानते हैं। ये देखिए ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये जो नीज होते हैं उसको कनेक्ट करती है हमारे एंकल से। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था कि हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेमर यानी थाई बोन, जो हमारी इस यहाँ पर थाई पे प्रेजेंट होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। बट अगर भार उठाने की बात करें तो क्योंकि ये टिबिया हमारे लोअर लेग में प्रेजेंट होती है, इसीलिए भी जो लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, तो आपने फील किया होगा कि यहाँ पर जो बोन होती है हमारी, उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है शुरू के कुछ दिनों में, बाकी थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। वो इसी क्योंकि इस टिबिया पे ही काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी की ऐसी बोन है जो सबसे ज़्यादा भार उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए बोन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, बोन सेल इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, बोन मैरो, यानी मैरो को इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बोन यानी फीमर का जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, उसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ दिखा रहे हैं आपको ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट देखिए प्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो के थ्रू। बोन मैरो क्या होता है? एक स्पॉन्जी पोर्शन होता है हमारी बोन्स के जो अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मिडल पार्ट में बोन मैरो, जहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं देखिए ओस्टियोब्लास्ट को। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन सेल है, जैसे कि अभी हमने देखा। और ये जो बोन सेल है ये क्या करती हैं, जब भी देखिए हमको सबको पता है कि सेल का काम होता है डिफरेंट प्रोटीन्स बनाना, जिससे कि किसी भी ऑर्गेन का या किसी भी, जैसे अगर हम बोन की बात कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन पाए, प्रॉपर मैट्रिक्स बन पाए। तो यहाँ ओस्टियोब्लास्ट भी यही काम करती हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं, किसकी मदद से? तो देखिए मेसेनकाइमा स्टेम सेल प्रेजेंट होती है हमारे बोन मैरो में, उसकी मदद से ये जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं ये बनाती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, इकट्ठा करती हैं, ये कंस्ट्रक्ट करती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, और उसकी वजह से इस तरह का बोन का पूरा ही मैट्रिक्स बन जाता है। नई नई बोन सेल डेवलप होती हैं, फिर बोन टिश्यूज बनते हैं, और फाइनली बोन पूरी अच्छे से डेवलप होकर प्रॉपर आ जाती है। तो ये था इसका आंसर। यहाँ पर आप ओस्टियोक्लास्ट देख रहे हैं। ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन करना ओल्ड बोन टिश्यूज को। तो जो कि हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, जो ऐसे बोन टिश्यू जो अब यूज़ में नहीं है उसको तोड़ने का काम करती है ओस्टियोक्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है? न्यू बोन टिश्यूज को बनाने का काम करती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, बोन्स इनमें से किसके थ्रू एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं? टेंडन्स की मदद से, लिगामेंट्स, कोलेजन या कार्टिलेज? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, लिगामेंट्स की मदद से जो दो बोन्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? देखिए एक तरह के टफ फाइब्रस बैंड होते हैं कनेक्टेड टिश्यू के, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट में, ताकि बोन्स आपस में जो भी अगर मूवमेंट है बोन की, किसी भी तरह से मूव करना है बोन को, तो वो आसानी से हो पाए। अगर हम बात करें टेंडन्स की, तो देखिए टेंडन लिगामेंट से अलग होते हैं। टेंडन क्या करते हैं? ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, जबकि लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन का काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि ऑल आर द जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी जॉइंट का पार्ट नहीं है? तो आंसर पहले इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए शोल्डर जॉइंट है इसका आंसर। अब अगर हम बात करें कि ये लोअर एक्सट्रीमिटी होती क्या है, तो देखिए ये जो हिप से लेके टो तक का एरिया होता है, हमारे लोअर बॉडी पार्ट आप कह सकते हैं, उस एरिया को कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। तो इसमें सारे ही जॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो हिप जॉइंट है, फिर देखिए एंकल जॉइंट, फिर इसके बाद नी जॉइंट, और आप देख रहे हैं फुट जॉइंट, और जो प्यूबिक लिगामेंट और पेल्विक जॉइंट लिगामेंट के जॉइंट्स होते हैं वो सब भी आते हैं किसमें? लोअर एक्सट्रीमिटी जॉइंट में। बाकी अगर हम बात करें शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैटेगरी में। ये देखिए इसको शोल्डर जॉइंट को स्फेरॉइडल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये ऐसा साइनोवियल जॉइंट है जो कि इसको देखिए ये जो ह्यूमरस
ह्यूमरस होती है, अपर आर्म की हमारी बोन होती है, ऊपर वाले आर्म की हमारी बोन होती है, इसको कनेक्ट करती है हमारे शोल्डर ब्लेड से, जिसका नाम होता है स्कैपुला। तो इनके सारे जो साइंटिफिक नाम है बच्चों वो भी आपको याद रखना है। अपर आर्म बोन हमारी ह्यूमरस है, हमारे शोल्डर ब्लेड को हम स्कैपुला कहते हैं, और शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम स्फेरॉइडल जॉइंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए ऑल आर हिंग जॉइंट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा जॉइंट है जो कि हिंग जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बच्चों पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आंसर इसका ऑप्शन है व्रिस्ट। व्रिस्ट किसकी कैटेगरी में आता है, कौन से जॉइंट की कैटेगरी में आता है, तो ये एलिप्सॉइड जॉइंट की कैटेगरी में आता है व्रिस्ट। अगर हम बात करें देखिए हिंग जॉइंट की, तो ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये मूवमेंट अलाउ करते हैं ओनली इन वन प्लेन। तो एक वन प्लेन में ही इसकी मूवमेंट हो सकती है, बेंड और स्ट्रेट मूवमेंट इसकी होती है। देखिए जहाँ आप अपने अगर फिंगर्स को देख लें, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ ही ट्राई भी कर सकते हैं, अपने नीज को आप देख सकते हैं, एल्बो और टोज में क्या होता है कि आप उनको बेंड कर सकते हैं और स्ट्रेट कर सकते हैं। 360 डायरेक्शन में इस तरह से पूरा बॉल एंड सॉकेट की तरह घुमा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हिंग जॉइंट, जहाँ पर ये तीनों ही हमारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें व्रिस्ट की, तो एलिप्सॉइडल जॉइंट कैसे होते हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि 2 प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ भी जा सकते हैं, साइड बाय साइड भी जा सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे भी जा सकते हैं, इधर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में भी आपका व्रिस्ट जा सकता है। तो इसीलिए ये आते हैं एलिप्सॉइडल जॉइंट की कैटेगरी में। और हिंग जॉइंट की अगर बात करें तो सिर्फ बेंड और स्ट्रेट कर सकते हैं। आप अपने कलाई को देख, अब अपने जो एल्बोज हैं उसको देख सकते हैं, अपनी नीज को देख सकते हैं कि किस तरह से उनको बेंड और स्ट्रेट कर सकते हैं। आप फिंगर्स और टोज में भी आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए द लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस इज, इसमें से फेस की लार्जेस्ट बोन कौन सी है। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन भी मैंडिबल बोन है। लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कंसिडर की जाती है जो हमारे फेस पे प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ ये आप जो ग्रीन पोर्शन से देख रहे हैं ये है मैंडिबल। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, क्या काम करती है ये, तो जो हमारे लोअर टीथ होते हैं उनको अपने उनकी जगह पे होल्ड करने का काम करती है, और हमारा जो हम खाना चबा पाते हैं, च्यू कर पाते हैं, वो भी मैंडिबल बोन के कारण नहीं होता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग बोन्स आप देख रहे हैं, जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर ब्लू कलर से देख रहे हैं, मैग्जिला देख रहे हैं, ये जो पूरा ही एरिया होता है ये मैग्जिला का होता है। यहाँ पर है हमारे नेसल बोन। फिर आप लैक्रिमल बोन का ये एरिया देख रहे हैं पर्पल कलर का यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये लैक्रिमल बोन का एरिया है। और ये पूरा ही आप देख रहे हैं पूरा ही फेस का पूरा स्ट्रक्चर। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे ट्यूमर ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू के ट्यूमर को क्या कहा जाता है, इसमें किस नाम से जाना जाता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ऑस्टियोमा के नाम से जाना जाता है बोन टिश्यू के कैंसर को। देखिए ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर है, जहाँ पर जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जो अभी हमने डिस्कस भी की थी, तो ऐसी सेल्स जो कि हमारे बोन को बनाने का काम करती हैं, उन सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ के कारण कैंसरस फॉर्म में डेवलप हो जाता है ये, और इसको ऑस्टियोसार्कोमा के नाम से भी जानते हैं, ऑस्टियोमा या ऑस्टियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। ये देखिए इस तरह का जो बोन कैंसर है ये हमारे शरीर के किसी भी पर्सन के शरीर के किसी भी बोन में हो सकता है। और मोर प्रोन कौन होते हैं, किनको होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, तो जो यंग अडल्ट होते हैं उनको, और जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस तरह के कैंसर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, सपोर्ट हमें अपना ज़रूर दिखाते रहें। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और किसी भी तरह का अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।